वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 2 बजे के बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई प्रोफाइल बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। 3 मई को लॉकडाउन पार्ट 2 खत्म हो रहा है। ऐसे में इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, प्रधान सचिव और सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। तो इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है कई मायनों में, क्योंकि लोगों को भी इंतजार है कि आखिर लॉकडाउन 2 के बाद क्या होगा। ये एक बड़ा सवाल है। हिमांशु हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या इस बैठक से कोई जानकारी निकल कर आए कि आगे क्या होगा, क्या फैसले लिए जाएंगे लॉकडाउन 2 के बाद क्या? देखिए, बिल्कुल इस बैठक के अंदर ये जरूर तय हुआ कि 3 मई के बाद सरकार की क्या रणनीति रहेगी। आज से 2 दिन पहले एमएचए के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ट्वीट किया गया था कि 1 या 2 दिन के अंदर जो है सरकार की तरफ से, एमएचए की तरफ से जो है नई गाइडलाइन जारी की जाएंगी कि 4 मई से क्या क्या जो है रियायतें वो दी जाएंगी लॉकडाउन के दौरान। तो अब देखना यह है कि किस तरीके की नई गाइडलाइन आती है, उसको लेकर चर्चा हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि 3 मई के बाद लॉकडाउन की समय सीमा समाप्त हो रही है, उसको लेकर आगे सरकार की क्या रणनीति रहेगी, क्या लॉकडाउन को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत है कि लॉकडाउन की समय सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो जानकारी आ रही है और अभी तक जिस तरह की बात कही जा रही है, कुछ जगहों में जैसे कि पंजाब में भी लॉकडाउन की समय अवधि जो है वो थोड़ी बढ़ा दी गई है। तो क्या आगे इसी कदम पर किसी तरह का विचार, किसी तरह का फैसला या फिर गाइडलाइन सामने आएंगी? देखिए, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि नई तरीके की गाइडलाइंस सामने आएंगी 4 मई के बाद, क्योंकि सरकार को ये भी देखना है कि अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पे आए और उसको लाने के लिए सुचारू रूप से क्या करना चाहिए। माइग्रेंट लेबर्स को जरूर राज्यों के अंदर जहां वो रहते हैं वहां भेज दिया गया है, लेकिन एमएसएमई के लिए नए पैकेज की भी घोषणा सरकार की तरफ से की जानी है। और एमएचए नई गाइडलाइन में क्या क्या लेके आता है, किस तरीके के रिलैक्सेशन दिए जाते हैं। अब देखना यह है कि एमएचए की गाइडलाइन के बाद क्या राज्य सरकारें उन गाइडलाइंस को मानती है या नहीं मानती है, क्योंकि कल केंद्र सरकार की तरफ से जो ये कह सकते हैं कि रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के लिए जो है वो बताए गए थे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। तो उसके अंदर साफ हो गया था कि रेड जोन को तो बिल्कुल नहीं खोला जाएगा। ऑरेंज जोन में किस तरीके से जो है गाइडलाइन लागू की जाएंगी और ग्रीन जोन के लिए क्या क्या और नई रियायतें दी जा सकती है, ये एमएचए की नई गाइडलाइन में होगी और ये मान के चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए। लॉकडाउन पार्ट 2 अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है, तो सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे छात्रों, मजदूरों की तरफ मदद के हाथ भी बढ़ाए हैं। तेलंगाना से झारखंड के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हो गई है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, मजदूरों के लिए पहली ट्रेन तेलंगाना से झारखंड रवाना हुई है। इस ट्रेन में 1200 से ज्यादा मजदूर हैं। उधर अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोटा में फंसे छात्रों को घर वापसी के लिए 40 बस भेजे हैं और जो कि कल तक दिल्ली आ जाएंगे। लेकिन पंजाब में नांदेड़ से तीर्थ यात्रियों को वापस बुलाने का फैसला उल्टा पड़ गया पंजाब सरकार को। पंजाब में नांदेड़ से आए 148 श्रद्धालुओं के संक्रमित होने पर सरकार, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। हालांकि इसमें सरकार की ही गलती बताई जा रही है, क्योंकि जब श्रद्धालुओं को वहां से लाया गया तो उसके बाद उनकी कोई स्क्रीनिंग, उनका कोई टेस्ट क्यों नहीं हुआ। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि घर वापसी पर कहां क्या हो रहा है। जैसा हमने आपको बताया कि तेलंगाना से स्पेशल ट्रेन मजदूरों को लेकर झारखंड रवाना हो चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा है कि रेलवे को और स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। यूपी सरकार भी मजदूरों की घर वापसी के लिए एक्शन प्लान तैयार कर रहा है। केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद बिहार सरकार भी छात्रों को वापस बिहार बुलाने के इंतजामों में लगी हुई है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि वो छात्रों की वापसी के लिए 40 बस कोटा भेज चुके हैं, जो कि कल तक दिल्ली आ जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि वो इंतजार ही कर रहे थे कि केंद्र सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइंस मिलती हैं। जैसे ही उन्हें गाइडलाइंस दिए गए, उसके बाद बस रवाना हो गई। कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो आईआईटी की तैयारी करने के लिए गए थे, वो फंसे हुए थे। उनके कई मैसेजेस आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ। मेरे हाथ बंधे हुए थे, क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज दिल्ली से लगभग 40 बसें कोटा जा रही हैं
और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी और मुझे खुशी है कि वो बच्चे अब अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले, आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले। और मजदूर दिवस पर आज करीब 1200 मजदूरों को बड़ा तोहफा मिला है। लॉकडाउन में पहली पैसेंजर ट्रेन खास मजदूरों के लिए चलाई गई। ये खास ट्रेन आज सुबह तेलंगाना से रवाना हो चुकी है और आज रात ये ट्रेन अपने झारखंड के हटिया में अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। ये सिर्फ ट्रेन नहीं बल्कि पटरी पर दौड़ती उम्मीदें हैं। उम्मीदें घर लौटने की, उम्मीद अपने परिवार तक पहुंचने की। लॉकडाउन लागू होने के बाद ये पहली पैसेंजर ट्रेन है जो अपनी मंजिल के लिए रवाना हुई है। इस ट्रेन में बैठा हर शख्स करीब महीने भर बाद अपने घर जा पा रहा है। इस ट्रेन का इनको बेसब्री से इंतजार था, वो इन्हें लेकर रवाना हो गई है। ये स्पेशल ट्रेन हैदराबाद से झारखंड के हटिया की ओर जा रही है। ट्रेन सुबह 5 बजे रवाना हुई। तालियों के साथ ट्रेन ने स्टेशन छोड़ा। रेलवे के अधिकारी, पुलिस, हर महकमे की मेहनत और तालमेल की वजह से ही बिना किसी हल्ला, हंगामे और भीड़ के बेहद आराम से ट्रेन रवाना हुई। तेलंगाना के लिंगमपल्ली स्टेशन से ट्रेन झारखंड के हटिया तक जाएगी। ट्रेन आज रात 11 बजे तक हटिया पहुंचेगी। करीब 1300 किलोमीटर से ज्यादा तक का सफर तय किया जाएगा। ट्रेन में 1200 से 1300 मजदूर हैं। ट्रेन में 24 कोच हैं। हर कोच में 56 यात्री है। ट्रेन रास्ते में किसी स्टेशन पर नहीं रुकेगी। मजदूरों के खाने पीने का इंतजाम भी ट्रेन में किया गया है। मजदूरों को ट्रेन से भेजने से पहले पूरी एहतियात बरती गई। सबकी स्क्रीनिंग की गई। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। मजदूरों को 56 बसों से रेलवे स्टेशन लाया गया। तेलंगाना सरकार की अपील पर यह ट्रेन चलाई गई। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई राज्य दूसरे राज्यों से लोगों को लाने के लिए गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं। बिहार सरकार 25 लाख से ज्यादा मजदूरों को लाने के लिए केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग कर चुकी है। ऐसी ही मांग पंजाब, कर्नाटक सरकार ने भी की है। इसमें भारत सरकार से आग्रह करूंगा कि वो ट्रेनों को चलाने की विशेष व्यवस्था करे ताकि जो फंसे हुए लोग हैं जो अपने घर आना चाहते हैं उनकी व्यवस्था की जा सके। और बिहार सरकार ने अपने राज्य में उसकी पूरी व्यवस्था की, हम उनका स्वागत करेंगे। झारखंड और तेलंगाना सरकार की सहमति और रेलवे मंत्रालय के साथ तालमेल की वजह से इस ट्रेन का चलना संभव हो पाया। हालांकि ये समझना जरूरी है कि अभी एक मात्र स्पेशल ट्रेन है। बाकी ट्रेन चलाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है, इसलिए ट्रेन चलने की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। दिल्ली से मिलन शर्मा, मुंबई से साहिल जोशी, हैदराबाद से आशीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। और खबर दिल्ली से ही। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से हड़कंप मच गया है। यहां एक के बाद एक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की तादाद बढ़ रही है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। एक के बाद एक इस मंडी से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है और प्रशासन के पसीने छूट रही हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मजदूर हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, उनके बीच में डर हो गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स की 2 टीमें इस आजादपुर मंडी के अंदर ही तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार लोगों को चेक कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है।
21 अप्रैल को आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 25 अप्रैल को 6 कोरोना से संक्रमित हुए। 29 अप्रैल को 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले और 30 अप्रैल को 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 15 पहुंच गई। 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है। और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं। करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंचा है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो पेमेंट लेने आजादपुर मंडी जाता था। इस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। उसके घर से 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जियों की खेती करने वाले यूपी से 700 से अधिक लोगों और उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। चैनपुरा गांव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन, उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो जरूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सब्जी मंडियों का कोरोना कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। बहादुरगढ़ और झज्जर में सब्जियों की खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। 3 मई के बाद क्या होगा? छूट मिलेगी या लॉकडाउन पार्ट 3 सामने आएगा? सरकार के अगले फैसले का इंतजार है, लेकिन राहत की खबर यह है कि सरकार ने छूट के इरादे से इलाकों को 3 जोन में बांटा है। संक्रमण के असर को देखकर ही छूट या पाबंदी तय होगी। हमारे संवाददाता बता रहे हैं रेड जोन में क्या हालात है। कोरोना के बढ़ते केस के चलते अहमदाबाद को रेड जोन में रख दिया गया है। दरअसल अगर अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ही 3000 से ज्यादा केस है। इस वक्त हम मौजूद हैं अहमदाबाद के दिल्ली दरवाजा पे। ये वॉल सिटी अहमदाबाद है, जो पुराने वक्त का अहमदाबाद है। और खास बात यह है, जो अहमदाबाद में वॉल सिटी के अंदर सबसे ज्यादा केसेस आए, क्योंकि मध्य जोन है। ये मध्य जोन में करीब 1100-1200 के आसपास केसेस आए हैं, जो कि कई शहरों के मुकाबले, कई राज्यों के मुकाबले में ज्यादा केसेस है। अगर अकेले अहमदाबाद की बात की जाए तो अहमदाबाद में ही 3026 केसेस सामने आए, जबकि अहमदाबाद में ही 149 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ये जो इलाका है ये रेड जोन है। यहाँ पे सबसे ज्यादा केसेस जो है वो इन इलाकों में अहमदाबाद में सामने आए हैं। वैसे में पुलिस काफी सख्ती से पेश आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में अगर लोग बाहर निकलते हैं अपनी जीवन जरूरियात की चीजों के लिए, तो उनको अपनी सारी जो प्रूफ है वो भी लेके निकलना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पुलिस है, पुलिस की पेट्रोलिंग है वो भी लगातार जारी है। एक्सटेंडेड लॉकडाउन की डेडलाइन खत्म होने को है और इसके लिए 3 तारीख के पहले ही केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसमें अलग अलग राज्यों को और अलग अलग जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में डिमार्केट किया गया है। जितने नंबर के केसेस है, जितने ज्यादा केसेस उन राज्यों में या उस जिलों में है, उसके हिसाब से ये डिमार्केशन किया गया है। मुंबई में चूंकि सबसे ज्यादा केसेस है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस है, मुंबई रेड जोन में होगा और मुंबई में सभी जो प्रतिबंध पहले थे वो प्रतिबंध अभी भी जारी रहेगा, सिवाय जो जरूरी सेवाएं हैं जिन्हें सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में परमिशन दी है, वही सेवाएं चालू रहेगी, जिसमें चाहे बैंक्स हो, एटीएम्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, ग्रोसरी शॉप हो, ये सब खुले रहेंगे। लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस पिछले कुछ दिनों में गए। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में 10,000 का आंकड़ा पहले ही पार हो चुका है। मुंबई में सबसे ज्यादा केसेस और मुंबई इस डिमार्केशन के जरिए सभी मेट्रो जो रेड जोन में रहेंगे, मुंबई भी रेड जोन में रहेगा। मुंबई और महाराष्ट्र के कई सारे जिले पहले से ही सील कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जिले बाधित है और इसीलिए आने वाले दिनों में डेडलाइन खत्म होने के बाद भी महाराष्ट्र में, विशेषकर मुंबई में, ये सब प्रतिबंध जारी रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया लिस्ट जारी किया गया है, जिससे ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त 10 ऐसे जोन्स है, जगह है, जिन्हें रेड जोन करार दिया गया है, जो बहुत ही सेंसिटिव है।
पश्चिम बंगाल सरकार ये कह रही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस वक्त 444 कंटेनमेंट जोन्स है और सिर्फ कोलकाता में ही 264 ऐसे जोन्स हैं जिन्हें कंटेनमेंट जोन्स घोषित किया गया है। बहुत ही सेंसिटिव इलाका ये सब जगह है और वहां पे कंप्लीट सील किया गया है। पश्चिम बंगाल में जितने भी केसेस आ रहे हैं इस वक्त 572 टोटल कोविड पॉजिटिव केस है, जिनमें से ज्यादातर केस कोलकाता और उनके आस पड़ोस के इलाकों से आ रही है और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे कंटेनमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवानों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई गई है। ये सभी जवान सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन के हैं। अब तक दिल्ली में सीआरपीएफ के कुल 65 जवान कोरोना संक्रमित हुए हैं। आपको बता दें अब भी कई जवान हैं जिनके रिपोर्ट्स आने बाकी हैं, लेकिन अभी जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये कि दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।